बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर कर रहे थे, चंद एक लास्ट टॉपिक रह गए हैं, वो मैंने कहा जल्दी से चलें डिस्कस कर दें। पार्चुरेशन मतलब जो बर्थ की होनी है ना बेबी की, लेबर इसे हम कहते हैं, चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी जो भी आप कह लें, ये पार्चुरेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब प्रोसेस बाय विच बेबी इज़ बोर्न हो गया, या फिर जो कंसेप्शन इज एक्सपेल्ड फ्राम द यूट्रस हो गया आउटसाइड वर्ल्ड, ये सारी की सारी डेफिनेशन है आपको ईजी है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं मेन जो है ना इसके 3 स्टेजेस जो है ना, वो स्टेप्स जो है वो इसका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में गाइडर में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है? फर्स्ट स्टेज में होगी लेबर, एक मिनट यार ब्लैक मार्कर, लेबर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब जो यूट्राइन की है ना वो कंट्रैक्शन होनी है, लेबर कंट्रैक्शन। अब हमें पता है कि ये सारे के सारे जो थे ना, अगर मैं बनाऊँ, ये यूट्रस है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये ऊपर होता है सारे का सारा फंडस, ये नीचे सारे के सारी बॉडी ऑफ द यूट्रस, और ये फिर यहाँ पे आप कह लें इसके नेक ऑफ द यूट्रस है। ठीक है, अब जो फंडस है ना, यहाँ से शुरू होती है लेबर पेन सारे के सारी। ठीक है, ऊपर से नीचे आती है ताकि बेबी को एक्सपेल किया जा सके वजाइना के ज़रिए आउट वर्ल्ड में। ठीक है, बाहर की दुनिया में इसको एक्सपेल करने के लिए। तो फंडस से यूँ आती है, फिर यूँ 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 पुश करते करते डाउनवर्ड आती है। हेड ऑफ द फीटस जो है ना वो यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि फीटस का हेड यहाँ पे होता है और बाकी टांगे शांगे यहाँ होते हैं, तो हेड जो है ना सर्वेक्स के ऊपर लगता है, स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से सर्वेक्स के ऊपर चेंजेस आती हैं और वो डायलेट हो जाता है, वेजाइनल कैनाल ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, और ये बेबी के डिलीवर होने में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, सारी की सारी आसानियाँ। सेकंड स्टेज में क्या है? तो फीटस इज डिलीवर्ड, मतलब फर्स्ट स्टेप की वजह से सेकंड स्टेप में डिलीवरी हो गई है। ठीक है, मुबारक हो जनाब आपको। अब क्या हो गया, ये इस डिलीवरी के अंदर जो है ना वो 1 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ सर्वेक्स से यहाँ तक आने में 1 घंटे का टाइम लग सकता है डिलीवरी का। सेकंड स्टेज में यही है। अब जब बेबी डिलीवर हो गया ना, तो आपने 3 इडियट वाली मूवी में देखा होगा, उसके यहाँ से वो नॉट लगा के यहाँ से इसको अम्बिलिकल कार्ड को काट दिया जाता है। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा वगैरह होता है ना, इसको काट दिया जाता है सारे का सारे का। लेकिन जो माँ के पेट के अंदर जो यहाँ पे लगा हुआ एंडोमीट्रियम में, इसने कहा जाना है, वो थर्ड स्टेज में आ जाता है। इसे हम कहते हैं आफ्टर बर्थ, मतलब जो चीज़ें बर्थ होने के बाद प्लेसेंटा वगैरह या जो भी गंद बला निकलता है, उसे हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। ये 10 से 45 मिनट इसमें लग सकते हैं, 10 से 15, या कहीं पे 10 से 45 मिनट भी लिखा हुआ है। ये इतना वक्त लगता है कि ये सारे का सारा जो है ना माल शाल, जो प्लेसेंटा जो मदर एंडोमीट्रियम के साथ अटैच था, वो सारे का सारा बाहर है। इसे हम आफ्टर बर्थ कहेंगे। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊँ ना, तो ये सपोज करें कि फीटस है। ठीक है, ये सारा का सारा फीटस है। इसने क्या किया, इसके हेड ने पुश किया है सर्वेक्स को। ठीक है, अब क्या होगा, स्ट्रेच करेगा पहले, यार एक मिनट, स्ट्रेच करेगा सर्वेक्स को। ठीक है, अब सर्वेक्स की स्ट्रेचिंग होने की वजह से क्या होगा, जो फंडस है ना, यानी ये वाला सारे का सारा यूट्रस का पार्ट, इसके ऊपर फंडस के ऊपर कंट्रैक्शन शुरू, ये स्ट्रेच हुआ, इसने सिग्नल दिए, तो जो फंडिंग कंट्रैक्शन है ना वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, ऊपर से आना शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ, ऊपर से अपवर्ड से डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, फंडिंग कंट्रैक्शन होगी, और इसकी वजह से जो होते हैं ना वो ऐसे ऐसे स्ट्रोंगर होती होती ये बेबी को एक्सपेल कर देंगे, और ये साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन होता जाएगा। नेक्स्ट उसने ना एक ऑनसेट ऑफ लेबर का एक कंसेप्ट दिया हुआ है। ये क्या है? बेसिकली एक पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, हमें पता है कि यूट्रस के अंदर जो है ना वो एक हल्की हल्की जो कंट्रैक्शन होती है, जिसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो था ना, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, वो पहले हल्की हल्की हो रही थी। ठीक है, अब वो हल्की हल्की होती फॉरवर्ड जाएंगी, और इसको हम कहेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब ये एक पहली दफ़ा हल्की होंगी, फिर उसके बाद फिर तेज़ी से होंगी, फिर तीसरी बार तेज़ी, मतलब पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते जाएंगे ताकि बेबी जो है ना वो फोर्सफुली बर्थ कैनाल से डिलीवर हो सके। बस ये था एक ऑनसेट ऑफ द लेबर। नेक्स्ट जो है ना वो कह रहा है फैक्टर्स दैट इंक्रीज दी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली वो जो है ना हार्मोन्स की बात करना चाह रहा है। माँ की तरफ से जो है हार्मोन हमें पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है ना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो प्रोस्टा ग्लैंडिन्स जो है ना वो भी कंट्रैक्शन करवा रहा है। ठीक है, इसके अलावा
कॉर्टिसोल, ठीक है, ये भी जो था ना वो ग्लूकोज सिंथेसिस में इन्वॉल्व था। इसके अलावा आप कह सकते हैं कैथीटोकोलामीन, ये भी हार्मोन है। इसके अलावा आप एक रिलैक्सिन हार्मोन है जो रिलैक्स करवाता है सर्वेक्स को, ठीक है। ये सारे के सारे ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, कैथीटोकोलामीन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया और रिलैक्सिन, ये सारे के सारे माँ की तरफ से जो है हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। जो फीटस की तरफ से है ना, कुछ ऑक्सीटोसिन इसके फीटस के भी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक सिग्नल जाता है ना कि भाई अब मैंने डिलीवर होना बस करो। एक कॉर्टिसोल हार्मोन भी जाएगा और इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, मतलब इसके 3 हार्मोन और ये फीटस के ये सेम है। ओके हो गया याद करने के लिए। जबकि जो प्लेसेंटा है ना, वहाँ से भी कुछ हार्मोन आएंगे। प्लेसेंटा से क्यों कौन कौन से आएंगे? एक हो जाएगा एस्ट्रोजन, दूसरा हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन और नंबर 3 पे जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन, वही आप लिख दें प्रोस्टाग्लैंडिन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में पता है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का नहीं पता था, ये एडिशनल चीज़ जो है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 3 हार्मोन जो है प्लेसेंटा के जो इन्वॉल्व होते हैं। अब एस्ट्रोजन जो है ना वो एक रेशो होती है एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशो, एस्ट्रोजन टू E/P रेशो। मतलब एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, तो ओवरऑल रेशो क्या होगी, इंक्रीज। जब नोमिनेटर बड़ा होगा तो रेशो ओवरऑल इंक्रीज़ होगी। E/P आपने कहना है रेशो इंक्रीज़ होती है वाइल क्योंकि एस्ट्रोजन बड़ा है, प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ है। कब हुआ ये? 7th मंथ के अंदर, मतलब 7वें माह में ये शुरू हो जाता है काम, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बढ़ने की वजह से E/P रेशो बढ़ने की वजह से क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल। नेक्स्ट जो है ना ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन को हम देख लें तो वो क्या कर रहा है कि लेबर कॉन्ट्रैक्शन में जो है ना न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स कर रहा है, पोस्टीरियर न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी की है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से वो सारे हार्मोन पोस्टीरियर ऑक्सीटोसिन और ADH रिलीज़ करता है। ऑक्सीटोसिन यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से न्यूरल हाइपोफिसिस के ज़रिए आएगा, सिग्नल के ज़रिए, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन ने क्या करना है, यार इसका स्पेलिंग क्यों गलत कर लिया, ऑक्सीटोसिन ने क्या करना है, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। ये बच्चों वाली यार बातें हैं, इसमें क्या बताना है मैंने। फीटल हार्मोन में क्या है, वही ऑक्सीटोसिन हो गया। फिर आ जाता है कॉर्टिसोल, यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है ना वो बेबी के एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा फीटल मेम्ब्रेन से जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन आ रहा है। मतलब अगर मैं लिखूँ ना, ऑक्सीटोसिन तो हो गया ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कॉर्टिसोल आप लिख दें एड्रीनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना वो कह रहा है कि आता है कहाँ से, जो फीटल यूट्राइन मेम्ब्रेन है ना, फीटल मेम्ब्रेन वो सारे के साथ सिक्रीट करती है ये वाला। अब जो है ना मैकेनिकल फैक्टर्स उसके अंदर कुछ इन्वॉल्व होते हैं। ये तो थे ना फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स से सारे के सारे। अगर इन सब को मैं कहूँ तो ये सारे के सारे हार्मोनल फैक्टर्स, इसको कैटेगरी में 1 कह देता हूँ। यार एक तो कैमरा फोकस का बड़ा मसला आ रहा है आज मुझे, सॉरी गाइस फॉर दैट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। हार्मोनल। नेक्स्ट जो सेकंड वाला मैं कर रहा हूँ ना, वो आपने करना है मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर में क्या होगा कि फीटस की जो है ना अपनी मूवमेंट ऑफ फीटस की अपनी मूवमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, जो स्ट्रेच कराएगी और एक्साइट करवाएगी स्मूथ मसल को। मतलब जो ही उसका हेड आएगा ना सर्वेक्स के ऊपर तो वो स्ट्रेचिंग करवाएगा स्मूथ मसल की, ठीक है। इसके अलावा सर्वेक्स के ऊपर लगेगा तो फिर सर्वेक्स के अंदर जो है ना वो इरिटेशन होगी, एक किस्म की समझ ले खारिश होगी, तो माँ को फील होगा, वो कंट्रैक्शन को और इंक्रीज़ करवाना चाहेगी, ठीक है, कि जल्दी से वो निकले यार। उसके अलावा कुछ जो है ना उसके इरिटेशन की वजह से एब्डोमिनल मसल जो है ना, डायाफ्राम हो गया, और इसके अलावा जो एब्डोमिनल मसल जितने भी हैं उसकी थोड़ी सी ना वो प्रेशर इंक्रीज़ करवाएगा ताकि जल्दी से लेबर हो, एक्सपेल करे बेबी को। नेक्स्ट जो है ना उसमें लेबर पेन का उसने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ। क्या है, सिंपल, डिलीवरी के वक्त जो माँ को पेन होती है ना हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो बेबी की यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो मदर को पेन होगी ना वो लेबर पेन होती है। आपने चीखें सुनी होगी 3 इडियट्स वाली, अगर आपको नहीं याद तो मूवी देख लें वो, ठीक है। अब क्या है, क्रैम्पिंग पेन होता है, मतलब क्रैम्प,
तोड़ फोड़ वाले से रिलेटेड है। क्यों होगा क्रैम्पिंग? क्योंकि जब वो स्ट्रेच हो रही है ना, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल है उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, ठीक है। अब कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से जो स्मूथ मसल है उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाइपोक्सिया हो गया है स्मूथ मसल ऑफ दी यूट्रस को, हाइपोक्सिया ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब यूट्रस के स्मूथ मसल का हाइपोक्सिया हो गया तो वो क्या करेगा, कंप्रेशन करवा देगा और ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, मतलब वो एक किस्म की ना कहते हैं ना कि कुछ ना मिल रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्शन ही करवानी होती थी। अच्छा अब ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है ना उसके ज़रिए ये पेन जा रही थी। अगर तो ये माँ की ना हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है ना वो कट गई है पहले किसी सी सेक्शन के अंदर, खुदा ना खास्ता, तो माँ को पेन ही फील ही नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, माँ को पेन फील ही नहीं होगी और बेबी डिलीवर हो जाएगा चुप करके। ये एक थोड़ा सा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज के अंदर के वो क्या बात कर रहा है कि जब एक्सपेल होता है ना तो क्या होता है, जो सर्वाइकल और पेरिनियल जो है ना मसल और जो विजाइनल किनाल है उसकी स्ट्रेचिंग हद से ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम से भी मैक्सिमम होती है। मतलब एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि अगर पता नहीं 100 बोन कोई इकट्ठा तोड़ा जाए जितनी पेन होती है उतनी माँ को जो है ना ये इस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर पेन होती है। अब इसका पता नहीं कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, मैं अल्लाह बेहतर जानता है। क्या होता है, जो सोमैटिक नर्व है ना उसके ज़रिए जो है ना वो स्पाइनल कार्ड के पास सिग्नल जाता है, ठीक है, और ये विसरल सेंसरी नर्व आप कह लें, सारे के सारी वहाँ से फिर पेन ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट उसने एक टर्म इस्तेमाल की है, इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ये क्या भला है, कुछ भी नहीं है यार। मतलब इन्वोल्यूशन क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ यूट्रस होगा। जब बेबी डिलीवर हो गया तो यकदम ही ना हर चीज़ सुकड़ जाना यूट्रस की, यही हम कहते हैं। मतलब रिग्रेशन ऑफ दी यूट्रस टू स्मॉल एरिया आफ्टर डिलीवरी हो गया। एक इतनी बड़ी जो यूट्रस थी डिलीवरी के बाद जो इतनी सी रह गई है ना, ये रिग्रेशन श्रिंकेज होगी, इसे हम कहते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ये बेहतर है माँ के लिए। अच्छा इस इन्वोल्यूशन में के अंदर क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है लोचिया, मतलब लुचे लफंगे से याद रख लेना। जो डिलीवरी के बाद जो है ना वो वेजाइना से ब्लड आ रहा होगा ना सारे का सारा, उसे हम कहेंगे लोशिया। फ्लूइड दैट इज डिस्चार्ज थ्रू दी वेजाइना ड्यूरिंग अर्ली इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, मतलब एक फ्लूइड साथ आएगा, ठीक है, गंदा सा, ठीक है, वो उसको हम कहेंगे लोशिया। बस ये बात रखना है। ये पहले तो ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, फिर ये क्या होता है सीरस फ्लूइड बन जाता है, ठीक है, शुरू शुरू में ब्लड आना होता है, फिर उसके बाद सीरस फ्लूइड हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों जो एंडोमीट्रियम होती है ना, मतलब यहाँ पे जो इतनी बड़ी एंडोमीट्रियम बन गई थी उसकी अब ना ऑटोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। तो ऑटोलाइसिस के दौरान जो डेब्रिस वगैरह निकलता है वो सीरस फ्लूइड की सूरत में बाहर आ जाता है, इसे हम कहते हैं लोशिया। बस ये तो गाइस ये था सारे का सारा ऑन सेट ऑफ लेबर और ये पार्चुरेशन के बारे में। इफ़ यू हैव एनी यू कैन आस्क मी, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अगर हर चीज़ क्लियर कवर करूँ। इफ स्टिल यू फाइंड एनीथिंग तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है आप ही के लिए, आप इसके अंदर अपने सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।